वेलकम टू 72 बीपीएससी पीटी प्रिपरेशन। आज हम लोग जरा क्रैश कोर्स की तरह अपने सेशन को बढ़ाएंगे, फाउंडेशन क्लास की तरह नहीं। आज का टॉपिक है बिहार बजट। तो वी विल डिस्कस ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो आज हमारा सेशन होगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो आप यदि अच्छी तरह से विथ योर क्लियर कॉन्सेप्ट, तो जितना भी आपका 72 बीपीएससी पीटी में बिहार बजट से जो क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू सॉल्व इट वेरी नाइसली एंड कॉन्फिडेंटली। तो चलिए, जैसा कि आपका ये स्क्रीन पे आ रहा है बिहार बजट एनालिसिस 26 27, मतलब 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक जो भी पैसा बिहार विधानसभा अप्रूव करेगी वो आपके अप्रोप्रिएशन बिल में जाएगा और वो पैसा आपको यूज करना है टिल 31 मार्च 2027। एज यू नो, जब ये बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में ये बजट पेश किया गया था, तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे आपके श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। सो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बजट पेश किया गया और इस बजट में इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। सो इस अर्थव्यवस्था में, बिहार के अर्थव्यवस्था में आपका जो बजट रिवॉल्व करता है वो बेसिकली देयर सम इंपॉर्टेंट पिलर्स। पहला स्तंभ है आपका डेवलपमेंट, कि विकास के लिए अगले साल इस वित्तीय वर्ष में डेवलपमेंट वर्क बिहार में क्या क्या होगा और उसके लिए कितने पैसे की जरूरत। सेकंड स्तंभ है, द सेकंड पिलर इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अधिसंरचना। थर्ड आपका कृषि, तो बिहार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ बिहार इज बेसिकली एग्रीकल्चर। एंड चौथा पिलर है, स्तंभ है, वो है आपका एजुकेशन, शिक्षा। फिफ्थ इज योर हेल्थ, स्वास्थ्य। एंड बिहार इज अ वेलफेयर स्टेट। यहां की शासन जो भी कदम उठाएगी वो आपके कल्याणकारी कदम के लिए होगा। तो योर बिहार बजट इज डिवाइडेड अमंग ऑल दीज 5 पिलर्स। तो चलिए, विल स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। तो पहला जो है, जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द जीएसडीपी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ बिहार। जीएसडीपी इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं राज सकल घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी को यदि सरल शब्दों में हम लोग बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार। मींस ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, जितने भी आपके वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, उसके वैल्यू को, उसके बाजार मूल्य को जब हम लोग सम अप करते हैं तो वो निकलता है आपका ग्रॉस स्टेट वैल्यू, आपका निकलता है सकल राज घरेलू उत्पाद। ठीक। तो अभी तक के डिस्कशन में हमारा 2 इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहला कि आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री कौन थे एंड व्हेन वाज द बजट प्रेजेंटेड। ये क्वेश्चंस जो है इस तरह का बन सकता है इफ द क्वेश्चन इज डायनेमिक।
सेकेंड पॉइंट जो आपको याद करना है कि आपका 2026 से 27 में एस्टिमेटेड करंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितना अनुमानित है? What is the estimated GSDP for the financial year 26-27? इस डाटा को आपको याद रखना है और ये है आपका 15%. Because this increase in the value of GSDP will help towards strong Bihar, समृद्ध बिहार, जहां पे हमारे पास अतिरिक्त सरप्लस रहेगा ताकि हम लोग बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉस्पेरिटी पे काम कर सकें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन पे और वो है आपका एक्सपेंडिचर। हमारे पास जो पैसा आएगा, हाउ वी विल स्पेंड इट, किस तरह से हम लोगों को उसका व्यय करना है। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वो है आपका 324,925 करोड़। तो ये चीज आप एक फोन नंबर की तरह याद रख लीजिए, 324,925 करोड़। एंड ये पैसा कहां खर्च होगा? सेकेंड, तो ये से पैसा खर्च होगा आपके प्रशासन पे, ये पैसा खर्च होगा आपके यहां बिहार सरकार के सैलरी और पेंशन पे, सब्सिडी पे, जो किसानों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और रिटायर्ड लोगों को, बेनिफिशियरीज को जो अलग अलग सब्सिडी मिलता है। तीसरा, ये पैसा खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। चौथा खर्च होगा वेलफेयर स्कीम, यानी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। तो एक्सपेंडिचर एज अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत होता है। जब हम लोग बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का एक सिद्धांत होता है, देयर इज अ प्रिंसिपल अपॉन विच द मनी हैज टू बी स्पेंट। तो ये जो है वह जो है आपका 324,925 है। इस फिगर को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ये देखना है कि इज द मनी बीइंग स्पेंट ऑन डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सिद्धांता गुड गवर्नेंस ये कहती है कि एक्सपेंडिचर शुड बी ऑन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट रिसीट, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में सरकारी प्राप्तियां। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द गवर्नमेंट रिसीट, क्या आपकी सरकारी प्राप्तियां हैं। तो सरकारी प्राप्तियां 285,813 है इन करोड़। सरकारी प्राप्तियां क्या है? व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? ये सरकार का इनकम है। इट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये सरकार की ये आय है। और कैसे हम लोग इस चीज को समझते हैं? तो टोटल रिसीट, गवर्नमेंट रिसीट या सरकारी प्राप्तियां है आपके कुल आय को, आपके टोटल इनकम को ये दर्शाती है। क्या क्या इसमें सम्मिलित है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है? तो इसमें इंक्लूडेड होता है राज्य का कर, स्टेट ओन टैक्स। इसमें इंक्लूडेड होता है केंद्र से प्राप्त अनुदान, मींस ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। और इसमें इंक्लूडेड होता है जो यूनियन गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रखती है उसका शेयर, मींस शेयर शेयर ऑफ द
यूनियन गवर्नमेंट टैक्स। सो आपका जो प्राप्तियां हैं, जो सरकार की प्राप्तियां हैं, सरकार की आय है, गवर्नमेंट का इनकम है, इट हैज बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स। और इफ यू हैव मोर ऑफ इनकम, लोन लेने की जरूरत कम पड़ती है और वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। यदि सरकार की प्राप्तियां कम है तो आप केंद्रीय अनुदान पर ज्यादा निर्भर करेंगे। अब हम लोग अगला कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है आपका रेवेन्यू सरप्लस। वो है आपका रेवेन्यू सरप्लस, जिसको हिंदी में कहते हैं राजस्व अधिशेष। हिंदी में इसको राजस्व अधिशेष कहते हैं, रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। आप जैसा ये थीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट का ये राजस्व अधिशेष बढ़ रहा है। एंड एज ऑन डेट, करंट अपडेट, बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार आपका जो रेवेन्यू सरप्लस है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी 1143 करोड़। आप इस फिगर को ध्यान दीजिए। अब सवाल उठता है, व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू सरप्लस? तो ऐसे स्थिति में रेवेन्यू सरप्लस को समझने के लिए आपको सिंपली, बहुत ज्यादा बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस थीमेटिक डायग्राम को देखिए। थीमेटिक डायग्राम क्या कहता है? इफ योर रेवेन्यू रिसीट, यदि आपकी राजस्व प्राप्ति ज्यादा है राजस्व व्यय से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो आपके पास मिल जाएगा रेवेन्यू सरप्लस, आपके पास आ जाएगा राजस्व अधिशेष। मीन्स राजस्व अधिशेष, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक अच्छे मजबूत वित्तीय प्रबंधन को यह दर्शाता है। और हमारे पास विकासमूलक परियोजनाओं के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए बहुत ज्यादा लोन या ऋण लेने की दबाव नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यदि आपके पास रेवेन्यू सरप्लस है, यदि आपके पास राजस्व अधिशेष है, तो ऐसे स्थिति में आप जो हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स पे, पूंजीगत परियोजनाओं पे आप अधिक खर्च करने की क्षमता मिलती है। सो ये स्लाइड आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, एक इंपॉर्टेंट उप बिंदु देता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। इफ यू आर न्यू टू इकोनॉमी, यदि इस तरह का शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपको इस फिगर को देखना है। ये फिगर क्या कहता है? टोटल एक्सपेंडिचर। ये कहता है टोटल एक्सपेंडिचर मींस कुल आपका व्यय। ये फिगर क्या कहता है? ये फिगर क्या कहता है? टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में जब हम लोग राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें लोन इंक्लूड नहीं करते। तो दूसरे कॉलम में है आपका कुल प्राप्तियां, यानी टोटल रिसीट, और टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर आपको देता है राजकोषीय घाटा, जिसको कि हम लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, जिसको कि हम लोग कहते हैं
फिजिकल डेफिसिट। और गवर्नमेंट, बिहार सरकार का ये लक्ष्य है कि ये राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, जीएसडीपी का जीएसडीपी का, सकल राज घरेलू उत्पाद का सिर्फ और सिर्फ 3% होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। Whatever we are discussing from only from examination point of view, इसीलिए ये संक्षिप्त में। अब हम लोग रिसीप्ट की बात कर लिए, हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर लिए। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो बिहार सरकार इस वित्तीय वर्ष में करना चाहती है। और पहला इंपॉर्टेंट है आपका 7 निश्चय 3। 7 निश्चय 3 क्या कहता है कि दिस प्रोग्राम 7 निश्चय 3 has started from 2025 and will come to an end on 2030. What is the target? हमारा टारगेट क्या है 7 निश्चय का? हमारा लक्ष्य क्या है 7 निश्चय का? तो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है आप इस ग्राफिक्स को देखिए। मीन्स प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, मीन्स टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। ये इंपॉर्टेंट टारगेट है 7 निश्चय 3 का। बट दिस इज नॉट द ओनली टारगेट। हमारे पास जो है इसके अलावा 7 निश्चय 3 विल फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिंदी में औद्योगिकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। और चौथा जो टारगेट है 7 निश्चय का कि वी आर प्लानिंग मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स, नए नियोजित शहरों की नींव रखी जाएगी। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 7 निश्चय का 3 का यह है कि टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। हमारे बिहार वासियों के, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर से बेहतर बनाना अल्टीमेटली 7 निश्चय का उद्देश्य है। इफ यू मूव ऑन, यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 7 निश्चय के बाद जो अगला प्रोग्राम है जिसमें बिहार बजट के माध्यम से बिहार सरकार हम सारे लोगों को बताना चाहती है, यकीन दिलाना चाहती है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लक्ष्य है फार्मर इनकम सपोर्ट, यानी किसान आय समर्थन। इसके लिए कोई प्रोग्राम है क्या? इसके लिए बिहार सरकार की कोई योजना है? यू डोंट हैव टू गो एल्सवेयर, सिंपल लुक एट दिस ग्राफिक्स। और ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव of the government of Bihar, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। यानी इस किसान सम्मान निधि से व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड? ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि इस निधि से 3,000 रुपए किसानों को मिलेगा।
one. But as a student of civil services, you should also know that हमारे यहाँ पीएम किसान योजना भी चल रहा है. So another 6,000 is added. यानी बिहार बजट के माध्यम से बिहार सरकार ये कहना चाहती है कि किसानों का आय में हम लोग समर्थन देंगे. कैसे समर्थन देंगे? तो आपकी कुल सहायता 9,000 पर ईयर हो जाएगा. किसान की आय बढ़ती है, किसान आपके यहां सशक्त होते हैं, एंड डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल cumbersome PDF, but this supported graphics is important for you and will help you directly in exams. अगला जो ऑब्जेक्टिव है बिहार बजट के थ्रू, वो है बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. बिहार में आपका औद्योगिक विकास छोटा वर्ड है. टेक्निकल वर्ड जो बिहार सरकार इस्तेमाल की है वो है औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर. If you say the same thing in English, then it is you will have an industrial corridor. This is the aim of the government of Bihar. ये कैसे होगा? ये होगा फेज वाइज डेवलपमेंट से. ये होगा आपका फेज वाइज डेवलपमेंट से. और सबसे पहला जो फेज होगा, हालांकि इट विल बी फेज 2, लेकिन इस बजट में जो है गया हैज बीन मेंशन्ड. गया में आपके यहां इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा. गया में आपके यहां औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर बनेगा और दैट विल बी फेज 2. आपका वो चरण 2 कहलाएगा. इसके अलावा बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, बिहार में रक्षा कॉरिडोर की बात की गई है. बिहार में यू विल हैव अ डिफेंस कॉरिडोर. बिहार में आपको जो है डिफेंस कॉरिडोर की बात की गई है. अगला है फार्मास्यूटिकल पार्क. फार्मास्यूटिकल पार्क यानी औषधि बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. और we are moving towards fintech city. Means digital finance and startups. Means डिजिटल अर्थव्यवस्था को बिहार अपने बजट के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी. सो इस डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? बिहार बजट विल बूस्ट द बिहार इकोनॉमी. हाई गया फेज 2 यू विल हैव इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर. दूसरा डिफेंस कॉरिडोर. तीसरा फार्मास्यूटिकल पार्क. और चौथा आपका फिनटेक सिटी. इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट परिवहन क्षेत्र पे भी विशेष महत्व देगी. इट विल ऑल्सो हैव सम स्पेशल इनपुट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट इन बिहार. हाउ? तो पहले ये न्यू एक्सप्रेसवे. आपको मालूम रहना चाहिए कि बिहार बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे जो है ये बनाए जाएंगे. 5 न्यू एक्सप्रेसवे.
दूसरा मींस जो आपके यहां जो पब्लिक बस है, जो डीजल से चलता हो या फॉसिल फ्यूल से जो चलता हो, उसको धीरे 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 शिफ्ट किया जाएगा सीएनजी और इलेक्ट्रिकल बसेस में। मींस वी विल मूव टुवर्ड्स जीरो एमिशन। तीसरा जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक जो है हमारे लिए वो है चार्जिंग स्टेशंस। Bihar government has taken this problem and in fact it is a very important initiative, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है बिहार सरकार का कि this initiative has been expressed in the budget of Bihar through 2000 plus EV charging stations। बिहार सरकार जो है 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस प्रपोज की है इस फाइनेंशियल ईयर में। ये सब पहल का, चाहे आप बात करें एक्सप्रेस में, आप बात करें सीएनजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, वी आर मूविंग। बिहार इज मूविंग। बिहार अग्रसर है। कहां? क्लीनर ट्रांसपोर्ट, लेस पोल्यूशन, स्वस्थ वातावरण, कम से कम प्रदूषण, और बिहार will be known as a place of better connectivity। एक जगह से दूसरी जगह जहां पहुंच आसान हो जाए और वृद्धि हो जाए। मीन्स बेटर कनेक्टिविटी, क्लीन एनवायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कुछ जो है आपके महत्वपूर्ण बिंदु है। नाउ सवाल ये उठता है कि जो यूनाइटेड नेशंस का मोटो है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, समावेशी विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास, इसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? मीन वेयर इज द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ? समावेशी विकास और सतत विकास की जगह है बिहार के बजट में? जी हां है। कैसे है? वो है आपका कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, आप ये देखिए कि बिहार के अर्थव्यवस्था में इस पॉइंट को देखिए कि एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग टू 23%, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग is 23% and services वो है 54%, 54%। यानी सबसे बड़ा योगदानकर्ता, सबसे बड़ा आपका जो कंट्रीब्यूटर टू बिहार जीएसडीपी है, बिहार के मूल्यवर्धन में, बिहार के वैल्यू एडिशन में, द लायन शेयर इज सर्विस सेक्टर। मीन्स आपका the largest contributor is your service sector, number one। number two, agriculture 23%। एग्रीकल्चर 23% ये बताता है कि हमारे बिहार का जो इकोनॉमी, खास करके रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका बैकबोन आपका एग्रीकल्चर ही है। Means it continues to be the backbone of Bihar's rural economy। और यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र में जाते हैं तो उसका शेयर है 23%। मीन्स हमारा जो राज्य है उसमें हम लोग विनिर्माण की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये सब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का आपका इंपॉर्टेंस ये है कि योर स्टेट इज मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस डेवलपमेंट, एक संतुलित विकास,
जिसमें आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, विभेदीकरण कर सकते हैं, कृषि एंड उद्योग, सर्विस सेक्टर, you are having representing primary sector, secondary sector and tertiary sector in Bihar's economy. और balanced development, संतुलित विकास, diversified development, विविधीकरण वाला विकास is always a necessary component for sustainable economic growth. एक सतत विकास के लिए संतुलित विकास, संतुलित क्षेत्रों का संतुलित विकास चाहिए। और बजट के अनुसार बिहार के जो हाशिए पे रहने वाले लोग, मार्जिनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दे आर आल्सो बीइंग इंक्लूडेड। इसी को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड इंक्लूजन या इंक्लूसिव ग्रोथ, सतत विकास। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आपको ध्यान इस बात का रखना है, एक इस फिगर को ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, 2023-24 का प्रति व्यक्ति आय 67720, ध्यान दीजिएगा। एस्टिमेटेड 2024-25 में 76490। यदि डाटा ध्यान रख सकते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं डाटा याद रखते हैं, ये बोलिएगा ये जो प्रति व्यक्ति आय जो है पिछले वित्तीय वर्ष से 13% 13% इंक्रीज की ओर एस्टिमेट किया गया है, 13% वृद्धि की ओर किया गया है। और यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो आप जानते हैं इसके क्या क्या अर्थव्यवस्था पे फायदा हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बिहार बजट में, वो है राजस्व व्यय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, इसको अपने तरीके से समझिए। आप यदि स्टूडेंट हैं तो डे टू डे खर्च आपका खाने पे लगेगा। कभी आलू खरीदते हैं, कभी प्याज खरीदते हैं, कभी कलम खरीदते होंगे, कभी किताब खरीदते होंगे। तो ऐसा स्टूडेंट लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो खर्च है, वही सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि बिहार सरकार के गवर्नमेंट को नॉर्मल फंक्शनिंग दिया जाए। यदि बिहार सरकार की प्रशासन या सारा व्यवस्था यदि समान रूप से चले, उसके लिए जो व्यय होता है उसको कहते हैं हम लोग राजस्व व्यय। सुचारू शासन आता है राजस्व व्यय से, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स जो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मींस इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें सैलरी, इसमें आपका वेतन, पेंशन, सब्सिडी, अनुदान या ग्रांट या ब्याज देना यदि आप ऋण लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स, और भी कुछ मिसलेनियस होता है इसमें। लेकिन यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई परिसंपत्ति, कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है। परिसंपत्ति एसेट क्रिएशन जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2 कि यदि आपके पास राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सही है, अच्छा है, गुड है, क्लासिफाई करते हैं बेहतर, तो ये जरूर आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संकेत है। ये आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ये संकेत है। आपका ये पूंजीगत व्यय का ये आपका संकेत है। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास प्रशासनिक कुछ कार्य है, कल्याणकारी कार्य है, वेलफेयर स्कीम है,
उसको सही रूप से इंप्लीमेंट करने के लिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय, उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल आउटले। मीन्स इन्वेस्ट टुडे प्रॉस्पर टुमारो। निवेश, इसमें क्या होता है? एसेट क्रिएशन होता है, स्थायी परिसंपत्ति बनती है, जैसे सड़क हुआ, पुल हुआ, अस्पताल हुआ, विद्यालय हुआ, सिंचाई परियोजना हो, इरिगेशन वर्क हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी इसमें होता है। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, दीर्घकालीन एक विकास के लिए जरूरी होता है। और आपका पूंजीगत व्यय से, आपका कैपिटल आउटले से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दूसरा, आपके यहां यदि कैपिटल आउटले हो तो इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करता है, ये निजी निवेश को भी ये अट्रैक्ट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग चलते हैं। मींस एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबद्ध व्यय, जिसको हम लोग कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी वो व्यय जिसके बिना आप चल ही नहीं सकते, आप बिना खाना खाए रह ही नहीं सकते। एक्सपेंडिचर करना है, आवास पे खर्चा करना है, कपड़ों पे खर्च करना है, दे आर एसेंशियल, कमिटेड, यू हैव टू कमिट, अनिवार्य है। तो सरकार के लिए भी वो अनिवार्य होता है, और इसमें आता है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, वो आपको करना ही करना है, चाहे आप जैसे करें। और जो है ये कमिटेड एक्सपेंडिचर बिहार का 47% है। एस्टिमेट किया गया है 2026 और 27 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये शेयर आपके टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा बढ़ते चला जाए तो बिहार सरकार बोझ में आ जाएगी, विकास परियोजनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। और ऐसे स्थिति में आपको फिजिकल रेमेडी लेना पड़ेगा, आपको वित्तीय सुधार लाना पड़ेगा। तो इस फिगर को भी 47% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, यानी आपके जो है प्राप्तियों का 47% उसका यह अनुपात है, इसको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा आवंटन बिहार के बजट में जो हुआ है वो है आपका शिक्षा क्षेत्र में। एजुकेशन सेक्टर हैज द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बिहार बजट। इट इज द टॉप प्रायोरिटी इन द बिहार बजट। और इसके लिए जो अभियान है वो है आपका समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखें, समग्र शिक्षा अभियान। यह है आपका। मीन्स बिहार सरकार इज कमिटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स बेस। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्कीम है, एक तो मनरेगा आप लोग जानते ही हैं, दूसरा है वीबी जी रामजी। वीबी जी रामजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वीबी रामजी का मतलब क्या होता है? विलेज बेस्ड ग्रोथ
एंड रूरल असेसमेंट मैनेजमेंट, जी, विलेज बेस्ड ग्रोथ एंड रूरल एसेट मैनेजमेंट डैश जी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ग्रामीण विकास में, जो इस साल आपके बजट में वो फिगर किया है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम में भी जो है स्पेशल स्कीम हैज बीन एडेड फॉर बेटर न्यूट्रिशन, empowering women, protecting vulnerable communities, and to make the development inclusive, समावेशी, ताकि एक जो है सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार की हम लोग चलेगा। हेल्थ सेक्टर में आपके बिहार के बजट में जो अभियान है वो है आपका पीएम अभीम। पीएम अभीम ये है क्या? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसको भी आप लोग देख लें। तो कहने का मतलब है बिहार बजट जो है आपका एनर्जी सेक्टर भी है बजट में, आपके पुलिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी भी है, शहरी विकास भी है, परिवहन अवसंरचना पे भी ध्यान दिया गया है, रेवेन्यू रिसीप्ट पे भी ध्यान दिया गया है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पे भी, और एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज पे। और इस तरह से हम लोग जो है एक समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने की ओर अग्रसर है। अब जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, बिहार सरकार को अनुदान, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, राजस्व घाटा, रेवेन्यू सरप्लस, सेल्स टैक्स, स्टेट्स जीएसटी, ये सब सारा चीज आपको जानना होगा। अब जो है कि ऐसा की हाईलाइट समरी एग्जामिनेशन पर्पस से, एग्जाम से पहले आप इस बात पे ध्यान देखेंगे ये फिगर कि प्रोजेक्टेड जीएसडीपी क्या है, आर्थिक वृद्धि दर क्या है, राजस्व घाटा कितना है, रेवेन्यू बैलेंस कितना है, सबसे ज्यादा बिहार के जीएसडीपी में किसका योगदान है, और जो है एजुकेशन सबसे ज्यादा पैसा आवंटन शिक्षा क्षेत्र को हुआ है, बिहार का अपना कर किसानों को कितना मिल रहा है, आवंटन कितना मिल रहा है प्रति वर्ष, और 7 निश्चय औद्योगिक जो प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट, और 16th फाइनेंस कमीशन ये कहती है कि जो डिविजिबल पूल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है, यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स है, उसमें जो बिहार का जो डिविजिबल पूल है वो होना चाहिए 9.95%, 9.95%। ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स है, डाटा है, कॉन्सेप्ट है, जो आपको 72 बीपीएससी में डायरेक्टली कवर करेगा। अगले सेशन में आप कॉन्सेप्ट देख लिए और अगले सेशन में हम लोग इस पे एमसीक्यू कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपका 72वीं बीपीएससी पीटी में यदि बजट से आया तो वी गारंटी कि आप हर एक क्वेश्चन को 100% विथ कॉन्फिडेंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यही समापन की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू।